नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं और सबसे पहले आपको पटना से बड़ी खबर दें। 5 राउंड फायरिंग से हड़कंप की खबर। जक्कनपुर थाना क्षेत्र में वारदात हुई है। 3 खोखा और 2 कारतूस भी बरामद किया गया है। मौके की तस्वीर आप देख रहे हैं। अपराधियों ने एक युवक को गोली मारी है। जक्कनपुर थाना क्षेत्र की यह घटना आपको बता रहे हैं। जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश की जा रही है। पटना से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अपराधियों का लगातार खौफ देखने को मिल रहा है और फायरिंग की गई है पटना में। जक्कनपुर थाना क्षेत्र में यह घटना घटी है, जहां पर मौके पर इस वक्त पुलिस पहुंची हुई है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आने जाने वाले लोगों की भी चेकिंग हो रही है और घटनास्थल से सबूत जुटाए जा रहे हैं। 3 खोखा और 2 कारतूस भी बरामद है। अपराधियों ने एक युवक को गोली मारी है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सीएम नीतीश को लेकर बड़ा बयान दिया है। पटना में मनोज तिवारी ने विपक्ष के उस बयान पर हमला किया जिसमें बीजेपी की तरफ से सीएम नीतीश को साइडलाइन करने की बात कही जाती है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार न कभी साइडलाइन थे, ना कोई शक्ति उनको साइडलाइन कर सकती है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। विपक्ष पर उन्होंने हमला किया है और लगातार विपक्ष जो सीएम नीतीश को लेकर सवाल पूछ रहा है, उस पर उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ना कभी साइडलाइन थे और ना ही कोई शक्ति उनको साइडलाइन कर सकती है। देखिए, नीतीश कुमार जी ना तो कभी साइडलाइन थे और ना तो कोई शक्ति उनको साइडलाइन कर सकती। पटना पहुंचे मनोज तिवारी ने भोजपुरी में जनता से एनडीए को जिताने की अपील की है और कहा कि 2025 में बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनवाइए। बयान सुनते हैं। और हमनी के सबकर उद्देश्य क्या होके के चाहिए कि हमनी के बिहार के बदहाली दूर होके, और वो बहुत हद तक आज बदलाव हो रहल बाटे। एगो और 5 साल हम बिहार के लोगन से सिर्फ इतना कहब, हम आपके मनोज तिवारी आपके बच्चा बानी, भले दिल्ली से हम सांसद बानी, सेवा में तो रौरे बानी, हम रौरे कारण हम वहाँ भी बानी। और चलिए अब आपको खबर दे दे। पीके ने कांग्रेस पर हमला किया है। जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस का अपना कोई वजूद नहीं है। बिहार में कांग्रेस सिर्फ लालू जी की आरजेडी का झोला ढोने वाली पार्टी है। महागठबंधन में कांग्रेस की कोई ताकत नहीं है। दिल्ली में चंद सांसदों के लालच में उन्होंने बिहार को लालू जी के हवाले कर दिया। गठबंधन में लालू जी की ही तो पार्टी है, कांग्रेस का थोड़े ना कोई दम है। कांग्रेस तो पिछलग्गू झोला उठाने वाली पार्टी है राजद की। लेकिन लालू जी की पार्टी, जो किसी जमाने में बिहार में यूनाइटेड बिहार में 54 में 53 जिनके सांसद थे, आज उनके 4 सांसद हैं। तो आप उनको मजबूत मानते हैं कि कमजोर मानते हैं, या आप पर छोड़ रहा हूं। तो देखिए, पीके ने कांग्रेस पर बयान दिया तो कांग्रेस पर प्रशांत किशोर के बयान पर सियासत भी गर्म हो गई है। प्रशांत किशोर के बयान पर कांग्रेस और आरजेडी ने तीखा हमला किया तो एनडीए ने भी चुटकी ली है। आपको सुनवाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी और प्रशांत किशोर जी, ये दोनों लालू जी के पिछलग्गू हैं। इनका कोई वजूद नहीं है। ये सारे लोग लालू जी पर परजीवी हैं। लालू जी के इशारे पर, राजद के इशारे पर काम करने वाली पार्टियां हैं। राजद मतलब राष्ट्रीय प्रवृत्ति, जलादी संस्कृति और दलालों से भरा हुआ दल है। परेशान किशोर जी बहुत बड़े पॉलिटिकल ठग हैं। उनका राजनीति में खुद का कोई वजूद नहीं है। देश के विभिन्न राज्यों में जाकर पार्टियों से मिलकर झोला उठाने का खुद वो काम करते हैं और दूसरे को प्रवचन दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम और जो पीआर एजेंसी चलाने वाले हैं, उनको राजनीति में समन्वय और विचार कहां पता हो सकता है। उनको तो एक ही बात का पता है कि किस तरह से नारे गढ़ने हैं और किस तरह से आम आवाम को बरगलाने के लिए नए नए तरकीब सुझाने हैं। भले वो इधर उधर जितना भी तमाशा कर लें, टिकट को कुछ हासिल करने के लिए, कुछ इधर उधर की बात करने के लिए, कुछ सिगुफा के लिए, लेकिन ये सच है कि लालू दरबार से इतर कांग्रेस की कोई हैसियत बिहार में नहीं रही है और कांग्रेस भी इस बात को बखूबी समझती है। और पिछले 20-25 सालों से कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के लालू परिवार के गोद में खेल रही है।
और अब बात बिहार निर्वाचन आयोग की पहल की होगी। बिहार निर्वाचन आयोग की पहल पर पूरे राज्य में मोबाइल के जरिए ई वोटिंग कराने की तैयारी हो रही है। रिपोर्ट्स का दावा है कि इसका इस्तेमाल 6 नगर निकायों में होने वाले चुनाव में किया जा सकता है। इसको लेकर कई तकनीकी पहलुओं की पड़ताल भी हो रही है। और वहीं पटना में ईवीएम और वीवीपैट की मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके लिए 25 इंजीनियर की एक टीम बुलाई गई। फर्स्ट लेवल चेकिंग अभियान में ECIL M3 मॉडल की लगभग 8100 कंट्रोल यूनिट, 17,625 बैलेट यूनिट और 9,085 वीवीपैट यूनिट का परीक्षण किया गया है। और इसी साल के अंत में बिहार विधानसभा का चुनाव भी है और इसको देखते हुए सियासी सरगर्मियां भी तेज हैं। तो आगामी विधानसभा चुनाव, हम लोगों का बिहार विधानसभा चुनाव है संभावित, तो उसी को लेकर के अभी फर्स्ट लेवल चेकिंग का काम शुरू हो रहा है भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार। और ईवीएम, वीवीपैट और जो हमारा BU है, BU-CU सब मिला करके उसका फर्स्ट लेवल चेकिंग FLC जो बोलते हैं वो शुरू हो रहा है कल से। हम लोगों का 2 मई से और 30 मई तक चलेगा। और इसमें लगभग हम लोगों के 25 इंजीनियर हैं ECIL के, वो लोग रहेंगे और उनके देखरेख में ये होगा। और बाकी जो यहाँ प्रतिनियुक्त पदाधिकारी हैं, पुलिस बल है, सब लोग रहेंगे। और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल जो 12 हैं हम लोगों के राज्य के, तो उनके प्रतिनिधि रहेंगे यहाँ पर। उन लोगों को, सभी लोगों को हम लोगों ने बैठक करके सूचित भी किया है और पूरा प्रक्रिया समझाया है। और वो लोग अपना कोई न कोई प्रतिनिधि यहाँ प्रतिनियुक्त करेंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने प्रशांत किशोर के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हवा पानी देकर चुनाव के समय आरजेडी से समझौता करती है और फिर हार जाती है। नहीं, प्रशांत किशोर तो कह ही रहे हैं और सही कह रहे हैं। कांग्रेस का कोई वजूद बिहार में नहीं है। कांग्रेस सिर्फ हवा पानी देकर आरजेडी के साथ समझौता करती है और जितनी सीटें मिलती है सब हार जाती है। और वहीं देश में जातिगत जनगणना के ऐलान के साथ ही बिहार का सियासी पारा हाई है। सभी पार्टियों में क्रेडिट लेने की होड़ दिखाई दे रही है। और इसी बीच नवादा में एनडीए नेताओं की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस पहल के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद किया। विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला भी किया। मोदी है तो मुमकिन है, नीतीश है तो निश्चिंत है। आजादी के लंबे अरसे के बाद जातिगत जनगणना हुई और इसका इतिहास में जब नाम दर्ज होगा तो माननीय नरेंद्र मोदी का होगा और माननीय नीतीश कुमार जी ने जो रोशनी दिखाया। विपक्ष जो क्रेडिट ले रहा है, तेजस्वी यादव जरा अपने पिता से, अगर बीमार भी है तो पूछ लीजिएगा कि सरकार में थे, केंद्र सरकार में थे, बिहार में थे, लेकिन चारा घोटाला में नाम आने के बाद जातिगत जनगणना इनके एजेंडा से बाहर हो गया। ये तो संपत्ति गणना वाले हैं और भयभीत हैं कि भाई अगर जातिगत जनगणना हो जाएगा पूरे देश में तो बिहार की संपत्ति तो का खुलासा हो ही गया और जहां जहां निवेश किए सब का खुलासा हो जाएगा। और अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान जब हर मोर्चे पर फेल हो रहा है तो वो जासूसी का सहारा ले रहा है। अब वो भारत में जासूसों के भरोसे है। राजस्थान के जैसलमेर से ISI का एक जासूस गिरफ्तार किया गया। राजस्थान इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में पठान खान नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। पठान खान जैसलमेर के मोहनगढ़ इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। पठान खान पर बॉर्डर के आसपास से सैन्य गतिविधियों को जानकारी लेकर उसे जुटाने और इसके साथ ही ISI को भेजने का आरोप है। पठान खान 2013 में पाकिस्तान गया था, जहां ISI ने उसे जासूसी की ट्रेनिंग दी थी। अब पहलगाम आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने लोगों से अपील की है। हिमांशी ने कहा कि मुसलमानों और कश्मीरियों के पीछे न पड़े। हिमांशी ने पति के लिए न्याय की मांग करते हुए लोगों से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की भी अपील की। Going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Justice भी चाहिए? Of course we want justice. Of course the people that have done wrong with him should be punished. So you are going to donate your blood today? Yes. आप भी blood donate? All of us are going to donate.
विनय ने जो रास्ता चुना था देश सेवा का, क्या उस पर आगे बढ़ेंगे? Yes, of course. वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने नेपाल सीमा की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है। नेपाल से आने वाले लोगों को अब पहचान पत्र दिखाने के बाद ही भारत में एंट्री मिलेगी। एसएसबी की टीम डॉग स्क्वाड के साथ कड़ी निगरानी कर रही है। पूरी जांच के बाद ही लोगों को भारत में एंट्री दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। वायुसेना के विमान एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे। राफेल, मिराज और जगुआर उतरेंगे। बता दें कि जलालाबाद इलाके में गंगा एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है। ये देश की पहली हवाई पट्टी है जिसे रात में भी इस्तेमाल किया जाएगा। आधुनिक हवाई पट्टी के दोनों तरफ सुरक्षा के लिहाज से 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं योगी सरकार शाहजहांपुर में एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल हब बनाएगी और इसके बनने से हजारों युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। भैया और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रही है, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आसमान में राफेल और जगुआर और जितने भी तमाम बड़े फाइटर प्लेन हैं उनको यहां पर लैंड कराया जा रहा है। एक तरीके से भारत का शक्ति प्रदर्शन आप इसे कह सकते हैं। राफेल, जगुआर का शौर्य आप आसमान में देख सकते हैं और माना जा रहा है कि इस तरीके से शक्ति प्रदर्शन भारत करते हुए ये बताने की कोशिश भी कर रहा है कि दुश्मन लोहा लेने के लिए तैयार रहें। दुश्मन अगर ये सोचता है कि वो घर में घुसेगा, मार कर निकल जाएगा, तो ये आसान नहीं होगा। और सिर्फ आसमान में नहीं, देखिए किस तरीके से जमीन पर लैंडिंग कराई जा रही है। ये एक तरीके का तकनीकी, आप कह सकते हैं कि भारत ने तकनीकी के क्षेत्र में बड़ी पहल की है। अपने फाइटर प्लेन को सड़क पर उतार देना, एक्सप्रेसवे पर उतार देना, टच डाउन करा देना, ये तकनीक के लिहाज से बहुत अहम है। 3.5 किलोमीटर में बनी हवाई पट्टी, आसमान में राफेल, जगुआर का शौर्य आप देख रहे हैं। और आपको बता दें कि जो योगी सरकार है इस एक्सप्रेसवे के किनारे यानी कि शाहजहांपुर में एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल हब को क्रिएट करेगी, जिससे कि हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और जब आपात स्थिति हो तब किस तरीके से हवाई पट्टी अगर ना भी हो तो एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वहीं पर बना दिया जाए, टच डाउन कराया जाए। और फाइटर प्लेन बिल्कुल तैयार हैं इसके लिए, जिसकी तस्वीरें हम आपको शाहजहांपुर से दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और एक्सप्रेसवे पर टच डाउन हो रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे ये है जहां पर 3.5 किलोमीटर में हवाई पट्टी तैयार की गई है, जहां फाइटर प्लेन उतर सकते हैं। और ये तैयारी आप सरकार की देख सकते हैं। एक तरीके से तकनीक के क्षेत्र में बहुत बड़ी पहल आप कह सकते हैं। दुश्मन भी ये देखे कि भारत तकनीक के क्षेत्र में कितना आगे है। क्या वो उससे लड़ सकता है या सिर्फ पीठ पीछे वार करके वो भाग सकता है? तो ये सच है कि भारत तकनीक के क्षेत्र में बहुत आगे है। हर दिन हम विकास के राह पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और विज्ञान कितना आगे है ये देखिए, ये तस्वीर आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। राफेल, मिराज, जगुआर का प्रदर्शन और ये गर्व से भर देने वाली तस्वीर। एयरफोर्स की ताकत आप देख सकते हैं। ये गूंज सुनने के लिए लोग वहां पर पहुंचे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। टच डाउन करते हुए आसमान में फाइटर प्लेन का करतब आप देख रहे हैं। ये राफेल, मिराज, जगुआर सबसे ताकतवर फाइटर प्लेन जो कि गंगा एक्सप्रेसवे पर टच डाउन कर रहे हैं। शाहजहांपुर से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, गर्व से भर देने वाली ये तस्वीरें। और आसमान में तो करतब आप देख रहे हैं, लेकिन 3.5 बताया जा रहा है कि 3.5 किलोमीटर तक इस तरीके का टच डाउन हवाई पट्टी तैयार की गई है योगी सरकार की तरफ से, ताकि आपातकालीन जब स्थिति हो तो एक्सप्रेसवे पर भी फाइटर प्लेन्स को उतार दिया जाए। हेरक्यूलिस C-130 ये प्रदर्शन भी देखिए। ये तमाम वो फाइटर प्लेन हैं जो कि आपातकाल की स्थिति में गंगा एक्सप्रेसवे पर उतर सकते हैं। राफेल, मिराज, जगुआर, और आप जानते हैं इनकी ताकत, लेकिन एयरफोर्स की ताकत इस समय यूपी में किस तरीके से बढ़ी हुई दिख रही है, उसकी तस्वीर, उसकी बानगी आपके सामने हमने रखी है।
और बात मौसम की कर लेते हैं। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में आज झमाझम बारिश हुई। जाफरपुर कला इलाके में एक घर पर पुरानी नीम का पेड़ गिर गया, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि एक महिला समेत 3 बच्चों की मौत हो गई। आंधी और तेज बारिश की वजह से नीम का पेड़ घर पर गिरा और ये बड़ा हादसा सामने आया। वहीं दिल्ली में बेमौसम हुई बारिश की वजह से आज सुबह लोगों की शुरुआत मुसीबत के साथ हुई है। आज तड़के दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है और इसके बाद दिल्ली में कई जगहों पर सड़कों पर जाम की स्थिति दिखाई दी। पानी भर जाने की वजह से लोगों को दिक्कत हुई, लिहाजा जो लोग सुबह सुबह ऑफिस या स्कूल जाने के लिए तैयार थे, उनको मुसीबतों से जूझकर आगे बढ़ना पड़ा। सड़क पर पानी भरने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी दिखी। कई जगहों पर पानी में डूबने की वजह से गाड़ियां बंद हो गई। दिल्ली में बारिश से हालात बिगड़ने के बाद दिल्ली सरकार एक्शन में आ गई है। खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दी और बारिश के बाद स्थिति का उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ अधिकारियों की टीम भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को जल्द से जल्द जल जमाव की समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया। जल भराव की परेशानी है और मुझे दिख रहा है कि जहाँ पे ड्रेन है ही नहीं, कहीं पे ड्रेन है तो चौक्ड है, कहीं पे पानी सड़क टूटी होने के कारण से पानी का जमाव है, कहीं नाला टूटा हुआ है। बहुत बुरी स्थिति में अभी दिल्ली है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ दिखाई दिया। इसकी वजह से कई ट्रैफिक जाम की स्थिति दिखाई दी। पानी में गाड़ियां डूब गई। बारिश की वजह से हालात ये हो गए कि जहां तक भी नजरें जाएंगी आपकी, वहां तक आप लोगों को परेशान होते देखेंगे। सड़कों पर पानी ही पानी नजर आया और कई गाड़ियां पानी में डूबी हुई दिखाई दी। गुरुग्राम में कई इलाकों में पानी भर गया। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार दिखाई दी। सड़क पर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। और बड़ी खबर आपको दे दे, देखिए मौसम का अलर्ट। एक साथ 25 जिलों के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट है। आंधी, ठनका, ओलावृष्टि की चेतावनी जाहिर की गई है। अगले 5 दिनों तक मौसम में बदलाव नहीं, मौसम विभाग की तरफ से यह बात कही गई और आपको अलर्ट रहना है। मौसम विभाग ने 25 जिलों में आंधी, ओलावृष्टि और ठनका का अलर्ट जारी कर दिया। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। आपको बताएं कि अगले 5 दिनों में 10 से 50 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। 9 मई के बाद फिर से लू चल सकती है, यानी कि आपको मौसम में बदलाव दिखाई दे सकता है। और अगली खबर किशनगंज से, जहां टेढ़ागाछ प्रखंड में कटाव की समस्या भीषण रूप लेते जा रही है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कटाव तेज होने की वजह से, बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ने से रतवा नदी धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ती जा रही है। गांव वाले अब अपने आप को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं। पुराना टेढ़ागाछ है जो कि यहाँ नदी कटाव से हम लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ 2023 से ही नदी का बहुत प्रभाव रहा है। इतना बार हम लोगों ने सारे नेताओं को बोले, मुखिया सरपंच जो भी हैं सबको बोले हैं, आज तक कोई भी ध्यान नहीं दिया है। गांव कट रहा है, हमारा बच्चा सब स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। रास्ता उस्ता है, पक्की सड़क भी नहीं है इस गांव तक आने के लिए। वही सड़क है, वही सड़क। क्या क्या सुविधा है यहाँ? सरकार का कोई कल्याणकारी योजना इस गांव तक नहीं पहुंचा है। और आपको बड़ी खबर दे दे, बड़ी खबर रीतलाल यादव से जुड़ी हुई, जहां रीतलाल यादव को देर शाम पटना के बेऊर जेल से भागलपुर केंद्रीय कारा में शिफ्ट किया गया है। ये बड़ी खबर मिल रही है रीतलाल यादव को लेकर। बताया जा रहा है कि उनका जेल बदला गया है। रीतलाल यादव के साथ सोनू सिंह को भी भागलपुर केंद्रीय कारा में शिफ्ट किया गया। जेल के अंदर सबसे सुरक्षित टी सेल के अलग अलग वार्ड में दोनों को रखा गया है। और जब शिफ्ट किया जा रहा था उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे, टी सेल में रखे गए रीतलाल और सोनू, और जगह बदल दी गई है। दोनों को अलग अलग वार्ड में रखा गया है। बताया जा रहा है कि सबसे सुरक्षित सेल में इनको रखा गया है। और अगली खबर समस्तीपुर से, जहां सांपों का रेस्क्यू करने वाले जय कुमार सहनी को रेस्क्यू के दौरान एक सांप ने डस लिया, जिससे उनकी मौत हो गई है। जय कुमार पिछले कुछ सालों से अपने इलाकों में सांपों के रेस्क्यू को लेकर अभियान चला रहे थे। वो लोगों से सांपों को बिना किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए जंगलों में छोड़ने की अपील करते थे, लेकिन एक रेस्क्यू के दौरान उन्हें जहरीले सांप ने काट लिया और उनकी मौत हो गई है। इससे पूरे परिवार में शोक की लहर है।
और अब बात आरा की करते हैं, जहां सदर अस्पताल में लापरवाही का मामला देखने को मिला। दरअसल डॉक्टर और कर्मचारियों की वजह से मरीज और उनके परिजनों को दवा के लिए एक काउंटर से दूसरे काउंटर तक दौड़ाया जा रहा है और इसके बाद भी उन्हें अस्पताल प्रशासन की ओर से दवाइयां नहीं दी जा रही हैं, जिससे कि मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग वहाँ पे पुरुष काउंटर पे क्या तकलीफ हो रही है आने जाने में? कहाँ से आई हुई हैं? बकरी से आई हुई हैं। और अब बात सीएम नीतीश की होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में खेल की बुनियादी सुविधाओं में सुधार को लेकर काफी गंभीर हैं। सीएम आज राजगीर के खेल अकादमी सह खेल विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे। यहां उन्होंने नवनिर्मित अत्याधुनिक खेल सुविधाओं का लोकार्पण किया। इसमें इंडोर हॉल संख्या 2, बास्केटबॉल कोर्ट है, हैंडबॉल कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि हॉकी प्रैक्टिस टर्फ भी शामिल है। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुकाबलों को देखने के लिए इन सब का निर्माण किया गया है ताकि यहां पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल के मुकाबले हो सके। 15 तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में पहली बार उसका आयोजन हो रहा है और उससे पहले आज भी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ये तमाम खेल यहाँ होंगे, उसका विधिवत आज उनका उद्घाटन हुआ है और पूरे बिहार के अंदर 6 जिलों में ये खेल आयोजित है। और वहीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी इस बार बिहार कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से 4 मई को इसका उद्घाटन करेंगे। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ होगा। साथ ही वहीं पूरे बिहार में जहां भी खेलो इंडिया हो रहा है वहां पर नजर रखी जाएगी। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर तैयार किया गया है, जहां से मॉनिटरिंग हो रही है। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।